परम पवित्र भगवा ध्वज, अधिकारीगण, उपस्थित मातृशक्ति और स्वयंसेवक बंधुओं, आज ठीक आज 100 वर्ष पूरे हो गए, क्योंकि 1982 विक्रमी संवत जब था तो 1982 की विक्रमी संवत पे विजयदशमी वाले दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नागपुर में शुरू हुआ। आज 2082 की विक्रमी संवत है, जिसमें 2082 की विक्रमी संवत की विजयदशमी वाला दिन है, जिसमें 100 वर्ष पूरे हुए। और आज 100वां वर्ष, 101वां वर्ष, शताब्दी वर्ष जिसे बोलेंगे, 100 वर्ष पूरे होने पर हम आज ये 100 वर्ष, 100 साला ये मना रहे हैं। तो मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा समय के हिसाब से, हम कहां से कहां तक पहुंचे। 1982 विक्रमी संवत, मैं 1925 ईस्वी संवत की बात कर रहा हूं और 1982 विक्रमी संवत की बात कर रहा हूं। इतना मुझे लगता है कि यह डिफरेंस हम सभी को ध्यान में है। हम एक शाखा नागपुर में मोहिता का वाड़ा, वहां से शुरू किया था, और आज हमारे पास पूरे भारत में कोई भी एक जिला खाली नहीं है। 98% जिला, कुछ सुदूर क्षेत्र को छोड़कर 98% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये सारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यहां पर पहुंच चुका है। जितनी भी शाखाएं लगती हैं, आगे मैं संख्या बताऊंगा, जितनी भी शाखाएं लगती हैं उसमें से 59%, 59% शाखाएं ऐसी हैं जो युवा व छात्रों की शाखाएं हैं। भारत युवाओं का देश कहा जाता है, संघ भी युवा और छात्र इसमें 59% हैं। संघ आज तक 1925 से शुरू होकर, ईस्वी संवत 1925 से शुरू होकर आज 32 से ज्यादा अलग अलग क्षेत्रों में संगठन, अलग अलग संगठन शुरू कर चुका है। 1,29,000 के करीब सेवा कार्य चल रहे हैं संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा पूरे भारतवर्ष में। डॉक्टर हेग्गेवार जिन्होंने शुरू किया था, मैं थोड़ा थोड़ा परिचय करता हुआ आगे बढ़ूंगा। डॉक्टर हेग्गेवार वो जन्मजात देशभक्त थे। उस समय के तत्कालीन जो भी कंटेम्परेरी जितने भी स्वाधीनता के प्रयास चल रहे थे, स्वतंत्रता के संग्राम चल रहे थे, जितना भी वो प्रयास चल रहे थे, लगभग सभी प्रयासों में वो शामिल थे। जब वो खुद एमबीबीएस कर रहे थे कोलकाता में, तब भी वो अनुशीलन समिति के सदस्य बने। उसके बाद 1921 में अंग्रेजों द्वारा उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, क्योंकि इनकी सक्रिय भूमिका के कारण जो स्वाधीनता के आंदोलन थे, 1921 में राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। 1 वर्ष कारावास में रहे। कई बार छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स, छोटी छोटी व्हाट्सएप क्लिप, छोटी छोटी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को उनके अपने एजेंडे के तहत हमने सुना होगा, ये जो संघ है ये कभी कोई कारावास में गए, इन्होंने शहीदियां दी, इन्होंने ऐसा करा, कोई ऐसा, ये लगभग ये सारी चीजें पॉपआउट्स बहुत होती हैं सोशल मीडिया पे। पर हम कई बार, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता जब उत्तर नहीं दे पाते, सिर्फ उसका एक ही कारण है, हम अध्ययन नहीं कर पाते। अध्ययन करें, अपने आप को जाने। इसमें जानना किसको है? सिर्फ अपने आप को। अगर अपने आप को जाने तो हमें बहुत कुछ पता चलता है कि हम कहां कहां से गए। 1921 के बाद, हालांकि संघ शुरू हो चुका था 1925 में, उसके बाद भी 1930 में जो नमक सत्याग्रह हुआ, नमक सत्याग्रह में भी दोबारा फिर कारावास की सजा हुई, उसमें 9 महीने कैद में रहे। संघ स्थापना का मुख्य लक्ष्य क्या था, यह हमारे ध्यान में रहे। इसमें मैं एक फ्रेज बोलूंगा, एक संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन। अब मैंने एक शब्द बोला, संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन। मैंने ये नहीं बोला संपूर्ण हिंदू समाज में संगठन, दोनों में डिफरेंस है। मैंने कहा संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन, समाज में एक छोटा संगठन नहीं है। जो हम हैं सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता, ये समाज में कुछ अलग लोग हैं ऐसा नहीं। हम समाज का संगठन कर रहे हैं। समाज, पूरा हिंदू समाज, किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय
किसी भी तरह के जो भारतीय हैं अपने आप को इसी देश की गरिमा, इसी देश की सीमाओं का अखंड अंग मानते हैं, अखंड घटक मानते हैं। हम उस पूरे पूरे हिंदू समाज का संगठन कर रहे हैं। जैन, बौद्ध, सिख, आर्य समाजी, हरिजन, गिरिजन हिंदू ने, गंगा, गौ, गुरबाणी, गीता, सांझ एकता बिंदु ने, ये सभी सांझ का सूत्र हैं। ये संघ की फिलॉसफी है। सभी एक हैं, एक रक्त है, एक ही चाल है, एक ही दिशा है। और दिशा कौन सी है? भारत को परम वैभव तक लेके जाना, भारत को समृद्ध बनाना, परम सशक्त सक्षम बनाना। अब भारत को परम सामर्थ्य, वो वैभवशाली राष्ट्र बनेगा कैसे? तो नेक्स्ट कम्स हु विल मेक इट। इसे बनाएगा कौन? कोई भी गुणवान, कोई भी चरित्रवान, कोई भी अनुशासित, कोई भी देशभक्ति से ओतप्रोत समर्पित कार्यकर्ता किसी भी देश में होंगे, वही देश के कार्यकर्ता, जो घटक होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे, वही किसी देश को एक परम वैभव तक लेके जा सकते हैं। अब यह कार्यकर्ता का निर्माण कैसे होगा? हाउ विल मेक इट? फर्स्ट पार्ट था वेयर वी वांट टू गो, सेकंड पार्ट हु विल मेक इट पॉसिबल, द थर्ड पार्ट इज हाउ वी विल मेक इट पॉसिबल। तो हाउ वी विल मेक इट पॉसिबल एक बड़ा सिंपल सा तरीका था, एक बहुत सरल, बहुत अनूठा सा परिणाम कारक उसका रिजल्ट निकला। वो था दैनंदिनी शाखा, रोज रोज शाखा, रोज कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर खेलना। इससे देश परम वैभव तक कैसे पहुंचेगा? जब हम इकट्ठे होकर खेलते हैं, आपने नोटिस किया होगा, जब भी शाखा में, संघ में खेलते हैं तो सबसे पहले भगवा ध्वज को प्रणाम करते हैं, भगवा ध्वज को गुरु मानते हैं। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु भगवा ध्वज है। ये भगवा ध्वज क्यों है? भगवा ध्वज को अपने आप के रूप में देखिए। भगवा ध्वज के अंदर क्या है? आप दो इसके हिस्से देखेंगे। अब ये दो हिस्से क्या है, इसको बहुत ध्यान से देखा जाए तो ये दो, जब फहराता है भगवा ध्वज, इसके दो हिस्से हैं। वो क्या है? लंबा हिस्सा, जो बड़ा हिस्सा है, वो है धर्म। धर्म माने हिंदू धर्म नहीं, धर्म मतलब अवर ड्यूटीज, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द नेशन, दैट इज धर्म। और ऊपर क्या है? दैट इज सत्ता, राष्ट्र। जब कोई भी राष्ट्र किसी धर्म के ड्यूटीफुल लोगों के द्वारा चलाया जाएगा ऊपर, तो हमेशा फहराएगा। जब कहीं नीचे राष्ट्र आ जाए और ऊपर छोटा धर्म रह जाए, तो इसका मतलब राजनीति धर्म को चलाती है, तो वो हमेशा दिग्भ्रमित, दिशा भ्रमित होगी। जब धर्म सनातन, जब वो राष्ट्र को चलाएगा, तब हमेशा राष्ट्रभक्ति पैदा होगी। और दूसरा, आप इस भगवा ध्वज की जब शेप देखेंगे तो इसको 90 डिग्री पे घुमाइए। मैं आई विल टेक दिस प्रिविलेज। आप इसको देखिए, अब इसको 90 डिग्री पे घुमाएंगे। जब आप 90 डिग्री पे घुमाएंगे तो ये नीचे से क्या आएगा? ये भारत का नीचे जो हिंद महासागर के ऊपर वाला हिस्सा यहां पे खड़ा होएगा। हिंद महासागर के ऊपर कौन सा हिस्सा खड़ा है? वो अफगानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक का हिस्सा, पूरा का पूरा। ये पूर्ण अखंड भारत का जो स्वरूप था, इस पे टिका हुआ है, ये उसका प्रतिबिंब है। ये संघ सोचता है कि हम सभी एक ही रक्त हैं। और वो क्या है? जहां की परंपराएं एक जैसी हैं। आज भी इंडोनेशिया जाएं तो परंपराएं वही हैं। कंट्री बदल गई, उनकी डेमोग्राफी चेंज हो गई, पर परंपराएं आज भी वही हैं, जीने का तरीका वही है। तो परंपराएं जहां पर हैं, जहां संस्कृति एक जैसी है, वो है राष्ट्र। हम इसको छोटे शब्दों में कई बार दिक्कत आ जाती है, अरे ये सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। वो क्या है हिंदू राष्ट्र? जिन सबकी सारे यहां की संस्कृति एक है, वो राष्ट्र एक है, जो जम्बू द्वीप से चला आ रहा था। इस सभी को एक ही रूप में, राजनीतिक रूप से नहीं, एक संस्कृति रूप में जो राष्ट्र है, वो है हिंदू राष्ट्र। इसको समझना होगा। हम शब्दों के बहकावे में आके कई बार अपने ही मूल तत्व को नहीं समझ पाते। गुरबाणी में भी लिखा हुआ है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। हे मन, तू ज्योत स्वरूप है, तू ज्योति जैसा है, अपने मूल को तो पहचानो। हम अपने मूल को पहचाने बिना सतही तौर पे, शैलो लेवल पे हम कई बार कुछ चीजों का शिकार होके अपनी ही मूल भाषा और मूल भाव भूल जाते हैं। तो वो शाखा में हुआ क्या? शाखा में यही चीजें समझ आई। एक स्वयंसेवक आज्ञा दे रहा है,
एक स्वयंसेवक, और सभी बड़े छोटे, उम्र वाले छोटे बड़े सभी उसी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। एक चाल का अनुवर्तित्व, एक ही चाल के, एक ही जैसा। जब एक शह संपद हो गया तो कोई जाति, कोई वर्ण, कोई संप्रदाय कुछ है ही नहीं, सभी एक लाइन में खड़े। एक शह संपद, तो वो क्या है, एक ही लाइन में सभी इकट्ठे हो जाए, एक ही पंक्ति में आ जाए, तो उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं। जब गांधी जी आए वर्धा में, महाराष्ट्र में, वो संघ के शिविर में आए, तो वो बार बार वो कहते थे कि जाति पाति ना हो। पर जब संघ के शिविर में उन्होंने देखा कि एक ही पंक्ति है, अलग पंक्तियां नहीं भोजन की, एक ही तरह की पंक्ति है जहां सभी बैठे हैं, एक ही जैसे बौद्धिक सुन रहे हैं, एक ही जैसा सब कुछ है, तो उन्होंने कुछ शुल्कों को ऐसे ही रैंडमली बुलाया। जब रैंडमली बुलाया, उनसे पूछा नाम सोमेश जी, अगला नाम राजेंद्र, अगला नाम दलबीर, अगला नाम, वो कहते पीछे क्या, सोमेंद्र के पीछे क्या है, कहते सोमेंद्र, तो पीछे क्या, सोमेंद्र जी, राजेश जी, नहीं आप इसके बारे में बताते, ये कायस्थ है, ये कश्यप है, ये ब्राह्मण है, ये गौर वर्णी है, क्या है पता नहीं। सोमेश जी हैं, राजेंद्र जी हैं, लक्षित जी हैं, ये सारे वही हैं। तब उन्होंने कहा था, जिस भारत का मैं इतने सालों से जो कल्पना कर पा रहा था, डॉक्टर हेडगेवार ने उस भारत का निर्माण कर दिया, लघु भारत का निर्माण कर दिया, कि जहां एक को साथ में बैठे, किसी की जाति पाति पंक्ति का पता ही नहीं है, किसी के ओरिजिन का पता ही नहीं है, इसी भारत की तो मैं कल्पना किया करता था, और इसने, डॉक्टर हेडगेवार ने यथार्थ रूप में हमारे सामने ला के रख दिया। यह है भारत की कल्पना, यह है समरसता, एक ही रस में हम सभी जीवित जी रहे हैं सभी, यह है समरसता। हम इससे थोड़ा सा आगे पहुंचते हैं। अगला चरण आया संघ कार्य विस्तार। अभी मैंने संघ का हु, व्हाट, हाउ यह पार्ट समझाया था, संघ शाखा। अब संघ कार्य विस्तार। सबसे पहले आपने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना होगा, तो वो कहते हैं पीपल व्हेन समबडी स्टार्ट्स पीपल लाफ एट, आफ्टर सम टाइम दे जस्ट स्टैंड अगेंस्ट यू, आफ्टर सम टाइम वो थोड़ा सा आपको एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं, एंड इवन आफ्टर सम टाइम वो आपको कोऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। तो संघ के साथ भी ऐसा हुआ, लोगों ने मजाक उड़ाया, मजाक किया नहीं, लोगों ने मजाक उड़ाया, संघ चलता रहा, विरोध किया, संघ बढ़ता रहा, स्वीकृति आनी शुरू हुई समाज में, भाई अच्छा काम तो ठीक कर रहे हैं, बात तो कोई गलत नहीं बोल रहे। फिर उसके बाद समर्थन हुआ, समर्थन तक के बाद आज सक्रिय भूमिका निभा रहा है समाज भी संघ के साथ। भाई बंदे तो अच्छे हैं, आइडियाज तो अच्छा है, काम तो अच्छा कर रहे हैं, किसी का विरोध किए बिना लगातार डटे रहते हैं, और हर बात में भारत माता की जय, भारत परम राष्ट्र। किसको आपत्ति हो सकती है भारत को परम वैभव तक लेके जाने में? किसको आपत्ति हो सकती है भारत को विश्व गुरु बनाने में? किसको आपत्ति हो सकती है भारत मां की जय जयकार बोलने में? किसी को आपत्ति नहीं, तो गलत क्या है? उसके बाद एलिमेंट्स क्या हैं इसके, बेसिकली कैसे काम होगा? एलिमेंट्स थे, आपने संघ प्रार्थना अभी बोली, संघ प्रार्थना में हमने 5 गुण मांगे। ये जब से संघ प्रार्थना बनी है आज तक हम 5 गुण मांग रहे हैं। वो 5 गुण कौन कौन से हैं? अजय्यांच विश्वस्य देहीश शक्तिम, अजय शक्ति। अब इसमें क्लासिफाइड वर्ड डिफरेंस है। अजय शक्ति, मुझे कोई हरा ना सके या मैं हमेशा जीतता रहूं, ये दोनों में फर्क है। मैं हमेशा जीतता रहूं, इसमें क्या है? मैं आक्रमणकारी हूं। मुझे कोई हरा ना सके, मुझ में ऐसी शक्ति दे मां कि मेरे सामने जब भी कोई आए मुझे हरा ना सके। मींस आई एम जस्ट रेप्लिकेटर। मेरे पे कोई अटैक करता है तो मैं रेप्लिकेट करता हूं, मैं किसी पे बढ़कर अटैक नहीं करूंगा। दोनों में डिफरेंस है। अजय शक्ति, मुझे कोई जीत ना सके, तो सबसे पहला गुण यह है। पर अजय शक्ति, जब इतनी शक्ति आ गई तो दूसरा गुण क्या है? सुशीलम जगदीयेन नम्रम भवेत। तो वो क्या है? सुशील, मेरा चरित्र अच्छा हो। अगर ताकत अच्छी है तो अभिमान और अहंकार आ जाता है, पर मेरा चरित्र अच्छा हो। हर रोज हम मां से प्रार्थना करते हैं, हे मां जगदंबा, हे भारती, हे मां भारती, मेरा चरित्र अच्छा हो। मैं कमजोर चरित्र का स्वयंसेवक ना रहूं, कमजोर चरित्र का घटक ना रहूं भारत का। और उसके बाद श्रुतं चैव यत्कंटकाकीर्ण मार्गम, श्रुतम होता है ज्ञान। मेरे अंदर ज्ञान हो, मैं ठीक और सही का डिफरेंस कर सकूं, मुझे पता हो ठीक और सही क्या है, देश के लिए क्या सही है, देश के लिए क्या गलत है।
मैं बाद में, देश पहले। मेरी हर एक्टिविटी में मेरे आगे मेरी बात, अपनी बात सोचने से पहले मैं देश के बारे में सोच सकूं, मेरे लिए सही क्या देश के लिए सही है, देश के लिए सही तो मेरे लिए सही होगा, ये मेरे वे ऑफ थिंकिंग, वेज एंड मीन्स ऑफ डूइंग में ये चीज आ जाए, तो ये क्या है? दिस इज श्रुतम। उसके बाद है ध्येय निष्ठा। ध्येय निष्ठा क्या है? मेरा भारत, सेकंड लास्ट लाइन में क्या हम बोलते हैं? परम वैभवन ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम, मेरा राष्ट्र परम वैभव तक पहुंचे, परम वैभव, तो वो मेरा लक्ष्य है। तो उसके लिए ध्येय निष्ठा, हर रोज मैं इस निष्ठा, पूरी ध्येय के प्रति निष्ठ होकर काम करता रहूं। और पांचवा गुण कौन सा है? पहले मैंने बताया अजय शक्ति, दूसरा बताया सुशील चरित्र, तीसरा बताया श्रुतम ज्ञान, सही और गलत का फर्क होना, चौथा बताया वीर व्रत। वीर व्रत, वीर व्रत क्या होता है? डिटरमाइंड, पॉजिटिवली डिटरमाइंड आई शुड बी, आई मस्ट बी, पॉजिटिवली डिटरमाइंड। और पांचवा है ध्येय निष्ठा, ध्येय निष्ठा के प्रति मैं लगा रहूं। और ध्येय निष्ठा क्या है? अपने देश को परम वैभव तक लेके जाना। तो ये गुण मैं रोज मां भारती से मांगता हूं, अपनी संघ की प्रार्थना से। कहां? अपने सूर्य चिन्ह पर हाथ रखकर, दाहिने हाथ का अंगूठा, जो एकलव्य की कहानी आपने सुनी, सबसे इंपॉर्टेंट, उसको अपने सूर्य चक्र, जहां पर हम क्या मानते हैं, जिसको आत्माराम बोलते हैं, और यहां क्या मानते हैं? मेरी केंद्रीय, मेरे पूरे शरीर की केंद्रीय शक्ति, उसको दाएं हाथ से यहां पर मैं फिर नमस्कार करता हूं। अपनी पूरी, सिर्फ सिर नहीं झुकाता, अपनी पूरी आत्मनिष्ठा से मैं देश को नमस्कार करता हूं, और देश को नमस्कार करते करते मैं फिर अपना मस्तक झुकाता हूं, पूरी आत्मा, पूरी आत्मनिष्ठा से। यह है संघ। और इस संघ से अब उससे आगे थोड़ा सा भले, तो फिर विस्तार कैसे हुआ? समाज का विश्वास जीता, अधिष्ठान हमारा टारगेट सॉलिड था, हमारी बेस्ट वेज एंड मीन्स ऑफ डूइंग थे, हमारी सेल्फलेस पैट्रियटिज्म था, समरसता युक्त, समरसता क्या होता है? इंक्लूसिवनेस, सभी एक, इंक्लूसिवनेस। और इसके साथ साथ 98% जिला मैंने पहले बताया, और ब्लॉक और खंड आप समझते हैं ना, जिला का अगला हिस्सा ब्लॉक्स एंड खंड, उसमें 92% ऑफ ब्लॉक्स ऑफ इंडिया, वो खंड हम कवर कर चुके हैं, हमारी शाखाएं वहां पर हैं। 51,740 स्थान हैं जहां पर भारत में संघ पहुंच चुका है। 51,740 स्थान, 83,129, 83,129 ये दैनिक शाखा लगती है, हर रोज शाखा लगती है जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, 83,129। और इसके अलावा 26,460 स्थान ऐसे हैं जहां पर सप्ताह में एक बार मिलते हैं, पर कई जगह ऐसी हैं जहां 2-2, 3-3 जगह पे भी मिलते हैं। तो टोटल जगह बन गई 32,147। उनके अलावा जो मैंने पहले बताई 59% शाखाएं जो हैं वो युवा व विद्यार्थियों की हैं। स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा, उनकी विदेश यात्रा के दौरान उनसे किसी ने पूछा, भाई आपकी जितनी गूढ़ बातें हैं, जितनी बड़ी बड़ी आप बातें कर रहे हैं, भारत के लोग, आम लोग अनपढ़ हैं, उस समय की बात है, तो लोगों तक पहुंचेगी कैसे इतनी बड़ी बातें? तो इतना सरलता से जवाब दिया। उनका जवाब क्या था? भारत के लोग चींटियों जैसे हैं, जहां शक्कर होती है ना वहां पहुंच जाते हैं, और जहां भी आध्यात्मिक और सात्विक गुणों की कहीं भी बात होगी तो भारत का हर नागरिक वहां पे पहुंचता ही पहुंचता है। यह भारत की आत्मा में है, भारत की परंपरा और संस्कृति में निहित है। जहां शक्कर होगी वहां चींटियां, और जहां आध्यात्मिक और सात्विक गुण होंगे, इसीलिए हम घर घर तक पहुंच पाए और अच्छा कार्य शुरू हो पाया। फिर हमारा समाज की दिशा में पहले था संगठन को खड़ा करना, बहुत अच्छा किया। तो पहला चरण था संगठन खड़ा किया। दूसरा चरण क्या था? समाज। 1948 में बैन लगा, अलग अलग कारण बताए गए बैन लगाने के। तब संघ ने किसी भी तरह का विद्रोह नहीं किया, सत्याग्रह किया। सत्याग्रह करके हम दोबारा सरकार को प्रतिबंध हटाना पड़ा। जब सरकार ने प्रतिबंध हटाया, हम फिर आगे बढ़े। फिर आ गया दूसरा चरण, यहां तक संगठन खड़ा हो चुका था। फिर दूसरा चरण आया संघ का, वो था शिक्षा, भारतीय शिक्षण मंडल, विद्या, विद्यार्थी जगत, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, मजदूर, भारतीय मजदूर संघ, किसान, भारतीय किसान संघ, राजनीति, बीजेपी, वनवासी कल्याण आश्रम, कला मंच, हर क्षेत्र जहां जहां भी भारत में जरूरत थी, कला मंच, सेवा भारती, उद्योग भारती,
स्वदेशी जागरण, स्व का भाव निर्मित करने के लिए हम खुद तैयार हों, हम आत्मनिर्भर हों, उसके लिए स्वदेशी जागरण मंच, विज्ञान हमारा उन्नत हो तो विज्ञान भारती, संस्कारशाली बच्चे हों, बाल संस्कार केंद्र संस्कार भारती, खेल में हम आगे आए, खेल भारती, प्रज्ञा, हमारा इंटेलेक्चुअल बेल्ट पूरी तैयार हो, हम भारत के लिए तैयार हो सके, प्रज्ञा प्रवाह, हमारी संस्कृति अच्छी हो, इतिहास हमारा शुद्ध रूप से लेखन हो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आप सभी स्टूडेंट्स आप समझते हैं, इस बार 6th 7th 8th में हम पढ़ेंगे कि भारत का इतिहास क्या था। अब चेंज हो गया है, चेंज नहीं हुआ, सही वाला आ गया है। तो अभी तो आपने देखेंगे इतिहास संकलन समिति, उसके बाद प्रबुद्ध जन, तो उसके लिए भारतीय विकास परिषद, उसके बाद धर्म क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद, उसके बाद धर्म के लिए जागृत हो, हम जागृत हों, अडंबर में ना हो, हम जागृत हो। धर्म क्या है तो धर्म जागरण मंच, महिलाओं में मातृशक्ति में हमारा भावना घर घर तक, चूल्हे चूल्हे तक पहुंचे तो सेविका समिति, अद्वितीय भूमिका सेविका समिति ने भूमिका निभाई, अग्रणी भूमिका निभाई। फिर सेवा कार्य में हम शुरू हो गए, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, सामाजिक समस्याओं व चुनौतियों से लड़ने की अपनी क्षमता बढ़ाई, समाधान के साथ हम हमेशा प्रस्तुत हुए। वी वर नॉट द प्रॉब्लम टेलर, वी वर द सोल्यूशन गिवर, वी वर द सोल्यूशन प्रोवाइडर एट एवरी स्टेज, एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम इन द कंट्री, जहां भी हमारी जरूरत थी। देशभक्ति और सेवा भाव से ओतप्रोत समाज का निर्माण, जहां भी दुख देखा वहां हम, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, चाहे अन्य कोई भी किसी भी तरह की आपदा हो, नियमित रूप से हम हर जगह पे खड़े पाए गए और हमेशा प्रयास किया। फिर आया तीसरा चरण, यह था सेवा चरण। 1988 से 1999 तक हम पहुंच गए। डॉक्टर साहब जन्म शताब्दी आई, 100 साल हो गए थे डॉक्टर साहब को, तो हम सेवा कार्यों को जो पहले भी करते थे हमने और प्रबल और व्यवस्थित किया, मैनेज्ड किया। 1990 में डिफरेंट सेवा विभाग शुरू किया। आज भारत भर में 1,29,000 सेवा के उपक्रम चल रहे हैं, लगातार कंटिन्यूस कंसिस्टेंट लगातार काम चल रहे हैं, समाज का भरपूर समर्थन मिल रहा है। फिर उसके बाद अगला चरण जो आएगा वो शताब्दी वर्ष वाला है, इसमें समाज परिवर्तन का अगला चरण आने वाला है। इसमें कौन सा होगा? समाज जागरण का एक बहुत बड़ा अभियान चलेगा। समाज की सज्जन शक्ति जो समाज में अभी डायरेक्ट रूप से नहीं है, वो समर्थन में है, वो भूमिका निभाएगी। किसके लिए? संघ के लिए नहीं, समाज के निर्माण में, समाज के जागरण में, समाज के उत्थान में, भारत के उत्थान में, भारत के नवनिर्माण में वो भूमिका निभाएगी सज्जन शक्ति। जितने भी सज्जन शक्ति समाज की है वो संघ के साथ एक दिशा में मिलकर भारत को परम वैभव तक लेके जाएगी। समाज में जागरूकता लाने के लिए हमने पंच परिवर्तन, ये 5 आयाम दिए। वो पंच परिवर्तन कौन से हैं? सामाजिक समरसता, मैं और तू एक रक्त, हम अलग अलग नहीं हैं, जो मैंने पहले भी कहा था, जैन बौद्ध सिख आर्य समाजी हरिजन गिरिजन हिंदू ने, गंगा गौ गुरबानी गीता सांझ एकता बिंदु ने, ये हम सभी मैं और तू एक रक्त, ये है सामाजिक समरसता, पहला अभियान। दूसरा अभियान होगा पर्यावरण संरक्षण। हम डेली प्रैक्टिसेस में हम एनवायरमेंट का कितना, इसमें एक वर्ड है, हिंदी का शब्द है, दैट इज पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं। पर्यावरण संरक्षण दैट इज एनवायरमेंट कंजर्वेशन एंड संवर्धन, इकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए सेव अर्थ वाला कॉन्सेप्ट, वो पूरा का पूरा, दैट इज सिर्फ सिंगल हमारी प्लास्टिक यूज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, हमारी डेली यूजेज में बढ़ चुकी है। हाउ वाइज एंड वॉचफुल आई कुड बी, हाउ वाइज एंड वॉचफुल, कैन आई वॉच माई थॉट्स, कैन आई वॉच माई प्रैक्टिसेस, कैन आई वॉच माई एक्शंस, कैन आई वॉच माई मूवमेंट्स। जब हम वॉचफुल हो जाएंगे, क्या मैं देश के लिए, अब मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूं। मेरा अलग अलग कंट्रीज में जाना होता है, स्पीचेस होती हैं, तो जब जापान में गया तो जापान में एक छोटी सी एग्जांपल है। वहां क्या था, सुबह जिस होटल में थे, सुबह के टाइम पे वहां लिखा हुआ था 9:30 इज द क्लोजिंग टाइम ऑफ द किचन। तो 9:30 पे हम 9:25 पे एंटर कर गए। तो 9:25 पे एंटर किया, उन्होंने अच्छे से सर्व किया 3-4 मिनट, उसके बाद सर्व करना छोड़ दिया और हम बाकी फिर अपने आप सर्व किया हमने।
और उसके बाद निकले तो रिसेप्शनिस्ट ने बहुत हम्बली, बहुत रिक्वेस्टफुली हमसे कहा 9:30 इज द क्लोजिंग टाइम, काइंडली डू कम इन टाइम, और 9:30 पे आप बाहर जा सकते हैं। 9:30 के बाद कोई सर्व नहीं करेगा और किचन क्लोज करनी है, जस्ट ड्यू टू रिस्पेक्ट एज यूर गेस्ट फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, तो हम आपको थोड़ा एंटरटेन करते रहे, पर 9:30 के बाद नहीं। हमें समझ आया। साथ में उन्होंने बड़ी प्यारी सी बात कही। वो प्यारी बात क्या थी? ये जो अंदर सर्व करते हैं, जो केयर टेकर्स हैं किचन के, ये ओल्ड पीपल हैं एंड दे आर अनपेड वर्कर्स। आई वाज सरप्राइज्ड, अनपेड वर्कर्स हैं, ये कैसे? अगले दिन, क्योंकि मैं आई एम द कॉर्पोरेट ट्रेनर, तो ट्रेनर होने के नाते एक नया वर्ड आया था, अनपेड वर्कर। ये हमारे यहां तो ऐसा चलता ही नहीं। तो हम अगले दिन इंटरव्यू लेते हुए सुबह पहुंच गए। सुबह जल्दी पहुंचे तो उन्होंने 9:30 तक इंटरव्यू नहीं दी। 9:30 तक हमारा काम है। 9:30 के बाद एक 62 साल, एक 61 साल और एक 64 साल के, वो एक महिला, 2 महिला और एक पुरुष, वो खड़े, और वहां हमसे पूछा आप अनपेड वर्कर क्यों हैं? सीधी सीधी बात बताऊंगा, बात लंबी थी, छोटी बताऊंगा। अनपेड वर्कर कैसे? तो उन्होंने जवाब दिया, हमने क्वेश्चन पूछा क्या ये काम आप जो करते हैं ये तनख्वाह नहीं देते? कहते हम लेते नहीं। क्यों नहीं लेते? सरकार से पेंशन आती है तो इसलिए हम नहीं लेते। अगर सरकार से पेंशन आती है तो फिर आप काम क्यों करते हो? पेंशन आ रही है तो काम क्यों करते हो? काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें मेडिकल फैसिलिटी फ्री है। अगर हम काम नहीं करेंगे, घर में रहेंगे, तो हम धीरे धीरे इस एज में धीरे धीरे वीक होते चले जाएंगे, बीमार होते चले जाएंगे। अगर बीमार होते चले जाएंगे तो देश के जो रिसोर्सेज हैं, मेडिकल रिसोर्सेज हैं, वो हम पे खर्च होंगे। अगर हम पे खर्च हुए तो अननेसेसरीली देश के ऊपर भार बढ़ेगा। देश के ऊपर भार नहीं बढ़ाना, इसलिए हम काम करते हैं। पैसे इसलिए नहीं लेते क्योंकि सरकार हमें देती है। दिस इज कॉल्ड पैट्रियटिज्म। यह है भारत, उसके लिए, अपने देश के लिए जीना। हर छोटी सी बात पे वो तैयार है अपनी बात रखने के लिए। शर्ट खरीदने गया, मेरी बाजू लंबी है, शर्ट खरीदने गया, जो मुझे शर्ट साइज अच्छा आ गया वो यहां तक आ रहा था, तो दैट शर्ट वाज द फॉर्मल शर्ट, तो वो ब्लेजर से थोड़ा सा बाहर निकलनी चाहिए, तो वो नहीं आ रही थी प्रॉपर। तो मुझे लगा कि चल ब्लेजर के बिना पहनेंगे, शर्ट का कलर बड़ा अच्छा है, शर्ट का स्टफ बड़ा अच्छा है। तो मैंने उनसे बात करी कि मैं शर्ट खरीदूंगा। उन्होंने कह दिया सॉरी, दिस इज शॉर्टर बाय अ फ्यू mm, हम नहीं सेल कर सकते। भाई आपको क्या, मैंने पैसे देने हैं, शर्ट खरीदनी है, मैं जैसे मर्जी पहनूं। सर दिस इज ए फॉर्मल शर्ट, आप इसके नीचे पहनेंगे और ये फॉर्मल शर्ट सूट नहीं करेगी तो वो ठीक नहीं लगेगी। भाई इट्स नथिंग टू यू, इट्स माई वर्क, इट्स माई चॉइस, मैं मुझे लेने दीजिए। कहते सर जब आप पहनेंगे किसी को भी ध्यान में आएगा कि ये जापान से ली हुई है, तो इंडिया में ये परसेप्शन बनेगी जापान पीपल चीटिंग यू, क्योंकि ये फॉर्मल शर्ट है, हम पूरी लेंथ होने पे ही आपको देंगे। उन्होंने दी नहीं मुझे शर्ट, मेरा पूरा जोर लगाने का, और मैं सॉक्स खरीद के आया, शर्ट नहीं खरीदी। फॉर्मल शर्ट है, जापान का नाम नहीं खराब होने देंगे। दिस इज द वे ऑफ थिंकिंग, वेज एंड मीन्स ऑफ डूइंग। हमें चरित्रवान होने के लिए कितनी और मेहनत करनी होगी। ये 2 इंसिडेंट्स तो सीधे सीधे मेरे साथ हुए। मैं बात करूंगा 2015 और 16 की, जब हमारा बहुत सारा अल्फांसो आम भारत का, जो आप में से कईयों को पता होगा, जब वो बड़ा ऑर्डर कैंसिल हो गया था, जब बहुत बड़ा ऑर्डर कैंसिल हुआ 2016 में, तो एकदम से मार्केट में अल्फांसो आम बहुत आ गया, पूरे भारत की मार्केट में। पर जिस जगह पे बिकना था वहां से कैंसिल होकर आ गया ऑर्डर, तो किसानों के लिए क्वेश्चन मार्क था बहुत बड़ा। तो अचानक से मैंने एक दिन देखा, मेरे स्कूल में, मेरा विद्यालय भी चलता है, तो मेरे विद्यालय में 3 पेटियां आम की आई, और पेटियों पे कवर क्या था? टाटा। और टाटा की पेटियां आई, और उन पेटियों में क्या हुआ? आम निकले, और एक पत्र निकला, एक लेटर थी, और लेटर में क्या था? हमारे किसानों के आम वापस हो गए हैं, हमने किसानों के साथ खड़े होना है, इसलिए हमने वो काफी सामान खरीद लिया ताकि किसानों का वहां तक पहुंचे, किसानों के घर तक पैसा पहुंचे। तो हम आपको कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि आप हमारे प्रिविलेज्ड कस्टमर हैं, तो हम आपको एक भेंट स्वरूप गर्मियों का तोहफा भेज रहे हैं। तो हम इस बहाने, हम इस तरीके से हम अपने किसानों, देश के किसानों के साथ खड़े हैं।
दिस इज द वे ऑफ डूइंग। अगर हमारे नैतिक जीवन में, इस तरह के दैनिक जीवन में ऐसी प्रैक्टिसेस कहीं आनी शुरू हो जाए, तब हमें पता चलेगा कि हम भारत के लिए किस प्रकार से जी सकते हैं। उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले बड़ा मजाक उड़ रहा था सोशल मीडिया पे बीएसएनएल का, क्योंकि बीएसएनएल की एक खबर आई। बीएसएनएल की खबर क्या आई? बीएसएनएल टोटल इंडियन स्टैक 4G लॉन्च किया, और इतनी ट्रोलिंग हुई, आप सभी ने वो देखा भी होगा, क्यों तो आपने देखा होगा, बड़ी ट्रोलिंग हुई। 4G लॉन्च किया जी, बीएसएनएल ने 4G लॉन्च किया, दुनिया 6G तक पहुंच रही है और इन्होंने 4G लॉन्च किया। ये खबर तो नहीं थी, बड़ी खबर नहीं थी, पर सच यकीन मानिए ये बहुत बड़ी खबर थी। ये कैसे बहुत बड़ी खबर थी? दुनिया की 5वीं कंट्री भारत बन गया है जिसका टोटल पिन से लेके टेलीफोन हैंडसेट तक का सारा, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो हार्डवेयर हो, चाहे वो पीछे सर्वर हो, चाहे उसके पीछे कोई कंपोनेंट्स हो, चाहे वो पीसीबी फाइल्स हो, चाहे पीसीबी बोर्ड्स हो, एनीथिंग जो कुछ भी है, वो सारा का सारा इंडिया के एलिमेंट्स थे, भारत के अपने एलिमेंट थे, एक सिंगल कंपोनेंट भी बात। दैट मींस we have announced to the world that we are now 5th country which have made their telecom system independent। हम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो गए। 4G हमने लॉन्च किया, जिसका सिस्टम तैयार हो गया। 5G और 6G तो आने वाला है थोड़ी देर में। तो दिस वाज द प्राउड न्यूज जो हमारे ही यूथ ने ट्रॉल कर करके उसकी ऐसी तैसी दिखा दी, जबकि हमारा ही सिस्टम वो बता रहा है कि भारत इंडिपेंडेंट हो गया। नाउ इट इज द 5th कंट्री आउट ऑफ 196 कंट्रीज इन द वर्ल्ड रजिस्टर्ड इन द यूनाइटेड नेशंस। हम यहां तक पहुंच चुके हैं। हम ट्रिलियन कम इकोनॉमी है, हम 4थे नंबर पे हैं, अमेरिका की 1 नंबर पे है, पर अमेरिका की जनसंख्या हमसे 1/3 है। जनसंख्या हमसे 1/3 है। उनकी इकोनॉमी वो 35 ट्रिलियन है, हमसे 10 गुना ज्यादा। वहां हमसे ज्यादा रोजगार नहीं है, इसका शोर आप रोज न्यूज पे देखते हैं, वहां रोजगार नहीं है। This way we are growing. Actually, we are growing. We need to understand how we are growing. This is our system, our ways of living. अब थोड़ा सा आगे चलें। ये 100 वर्षों से जो महायज्ञ चल रहा है, जो लगातार अखंड रूप कंसिस्टेंटली कंटिन्यूसली चल रहा है, विद नो पॉज कंसिस्टेंट चल रहा है। ये संपूर्ण समाज के संगठन के, ध्यान से सुनिएगा, संपूर्ण समाज के संगठन के द्वारा देश के सामने आने वाली सभी चुनौतियों का समाधान, समाज में स्थायी परिवर्तन, समाज की व्यवस्थाओं का युगानुकूल निर्माण, दैट मीन्स फॉर द टाइम्स टू कम। इस ढंग से अपने सिस्टम को हमने सभी ने मिलकर निर्माण करना है। यही संघ कार्य का उद्देश्य है। अभी अमृतकाल का समय है, 75 साल पूरे हुए हैं, अमृतकाल का समय है। मातृभूमि को पुनः हमने विश्व गुरु बनाना है, उसी सिंहासन पर आरूढ़ करना है। मुझसे किसी ने ऐसे वक्तव्य के दौरान पूछा, विश्व गुरु का क्या मतलब, गुरु का क्या मतलब? अरे भैया, जब जहां भी जा रहे हैं, भारत के एक सिंपल नागरिक को भी युद्ध रोककर झंडे तले निकलने की जगह मिल रही है, उसको सम्मान मिल रहा है। एक बार किसी ने कह दिया कि तेरा टैरिफ बढ़ा दिया, तो इन्होंने जब कह दिया कि बढ़ा दे, कोई बात नहीं, इकोनॉमिस्ट समझते हैं इस बात को, बढ़ा दे, पर उसके साथ कई कंट्रीज का साथ में अनाउंस कर देना कि भाई यू कैन सेल योर प्रोडक्ट्स हियर, सीधा सीधा तैयार होकर खड़े हो जाना। तो इतने लोगों का साथ देना, इस गाइडलाइंस को स्वीकार कर लेना, क्या यह उस दिशा की तरफ कदम नहीं है? अगर हम कहें कि यह सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का डाटा है, तो आप आधिकारिक डाटा कहीं से भी ले सकते हैं। When I am speaking through this munch, I'll take the full responsibility of speaking whatever the data I am giving to you. It's up to you that how to understand. I can't take guarantee. What do you understand? I take guarantee. What do I speak? अब सभी मतभेदों को भुलाकर, मतभेद हो यह किसी भी ग्रोथ के लिए अच्छा है। हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखें आपस में, यह किसी भी ग्रोथ के लिए अच्छा है। मतभेद हो, मनभेदों को समूल नाश करके, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। हम एक रास्ता अगर आ जाएं, एक रूप आ जाएं, मनभेदों को समूल खत्म करके
अगर एक साथ हम पुरुषार्थ करेंगे, ये भारत भू आगे बढ़ेगी, परम वैभव तक पहुंचेगा और हम सभी गर्व से कह सकेंगे। आज एक युवा से पूछो तो वो ये कहता है, आज से कुछ 10 साल पहले वो कहता था, रखा क्या है यहां, रखा क्या है। आज 7 to 8% अलग अलग कंट्री से वापस आके बेंगलोर, गुड़गांव, नोएडा और पुणे, वहां पे वापस आ रहे हैं, एस्टैब्लिश हुए लोग वापस आ रहे हैं। आज से कुछ देर बाद हम जब से इकट्ठे होकर काम करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तब हम सिर्फ अकेले नहीं, सभी भारत मां की जय बोलेंगे। यही संघ का उद्देश्य है और यही संघ के लिए ऐसे युवा कार्यकर्ताओं की जरूरत है, ताकि आगे आने वाले समय में हम बहुत अच्छे से देश और समाज के लिए कार्य कर सकें और भारत भू को परम वैभवम नेतुमे तत्स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा शिशाते वृषम, ताकि भारत को समर्थ बना सकें और विश्व गुरु बना सके, परम वैभव तक लेके जा सकें। इतनी ही बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।